दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 20 मई 2020। आज के हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन उसके पहले अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ हम शुरू करते हैं 20 मई 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जैसा कि पीआईबी से शुरू करते हैं, तो पीआईबी में पहली न्यूज़ थी कि इंजन WAG-12 नंबर 60027 का विकास किया गया है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर है। तो पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में जो इंजन WAG-12 नंबर 60027 को विकसित किया गया, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत में बिहार में स्थित है एक माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री। तो बिहार के माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री के द्वारा WAG-12 नंबर 60027 नामक इंजन का विकास किया गया है। अगर हम इस इंजन की विशेषताओं की बात करें तो यह भारत में पहली बार हुआ है कि मेक इन इंडिया के तहत, यानी कि स्वदेशी के अंतर्गत मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत 12,000 हार्स पावर का या कहें 9,000 किलोवाट का इंजन विकसित किया गया है। तो इसकी कैपेसिटी की हमने बात किया, कितनी कैपेसिटी है? तो 9,000 किलोवाट या 12,000 हार्स पावर का इंजन मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत विकसित किया गया। और इसको पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर्स धनबाद है। तो पूर्व मध्य रेलवे के हेडक्वार्टर्स धनबाद डिवीज़न से लंबी दौड़ के लिए दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से लेकर के शिवपुर स्टेशन तक के लिए रवाना किया गया। तो दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि जो ये इंजन विकसित किया गया 12,000 हार्स पावर या 9,000 किलोवाट का, किस पहल के अंतर्गत विकसित किया गया? तो मेक इन इंडिया पहल के। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इसे किसने विकसित किया? तो माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री के द्वारा इस इंजन को विकसित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि इसको पहली बार कहाँ इसको चलाया गया? तो दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से लेकर के शिवपुर स्टेशन, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहे हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से लेकर के शिवपुर स्टेशन तक रवाना किया गया। तो इसी के साथ भारत ये इंजन बनाने वाला विश्व का छठा, जो 5 देश इसके पहले थे, छठवें देश की क्लब में भारत भी शामिल हो गया है। अन्य बातों की बात करें तो यह इंजन सोफिस्टिकेटेड है, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है और यह अत्याधुनिक IGBT आधारित 3 फेज ड्राइव व 12,000 हार्स पावर से युक्त है। इसमें 118 वैगन यानी जो डिब्बे हैं 118 वैगन शामिल थे, यानी 118 इसमें वैगन कनेक्ट किए गए थे। या अगर अन्य विशेषताओं की बात करें तो यह इंजन 706 kN के अधिकतम संकर्षण के लिए सक्षम है, जो 150 में से एक की ढाल में 6000 T ट्रेन का संचालन शुरू करने और चलाने में सक्षम है। तो इसकी आपकी टेक्नोलॉजिकल विशेषता है। ये आप देख लीजिए, आपके सामने ये आया WAG इंजन, तो ये आपके यही है आपका। तो इसी के साथ भारत विश्व का छठा देश बन गया है जिसने 12,000 हार्स पावर यानी इतना अधिक सक्षम इंजन का विकास किया है। और इसे जो बिग लाइन्स होती हैं उस पे चलाया जाएगा। आगे आते हैं मानव संसाधन। अगली दूसरी जो पीआईबी में न्यूज़ थी, मानव संसाधन विकास मंत्री जो इस समय हैं रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इसी का नाम दिया गया नेशनल टेस्ट अभ्यास। क्या नाम दिया गया? तो नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक नया मोबाइल ऐप
लॉन्च किया गया। तो पहला क्वेश्चन यही है कि नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा इसका विकास किया गया है। क्यों विकास किया गया? क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं सभी बंद हैं। तो अभी JEE मेन का एग्ज़ाम होने वाला, NIT का एग्ज़ाम होने वाला, तो जो स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, वो मार्क टेस्ट कैसे दे पाएंगे? तो जो आने वाले एग्ज़ाम हैं जैसे JEE मेन व यानी नीट, NEET नीट के अंतर्गत जो एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, कंडक्ट कराए जाएंगे, उनका मार्क टेस्ट इस नेशनल टेस्ट अभ्यास के माध्यम से दिया जा सकता है। सबसे अच्छी बात ये है ये फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसमें क्वालिटी भी हाई क्वालिटी के टेस्ट इसमें क्या किए गए, रखे गए हैं। और इसमें इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी बच्चा या IIT JEE मेन का एग्ज़ाम दे रहा हो या फिर नीट का एग्ज़ाम दे रहा हो तो उसके पहले प्रैक्टिस से रहेगी। तो कोई भी बच्चा इसमें आपका अपने आप को सहूलियत महसूस करेगा और उसे किसी प्रकार की तकनीकी या अन्य प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसका मेन मकसद रखा गया है। तो ये पूछा जा सकता आपके एग्ज़ाम में कि हाल ही में लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप नेशनल टेस्ट अभ्यास किसके लिए है? तो ध्यान रखिएगा ये JEE मेन व नीट जैसे आगामी एग्ज़ाम के लिए इसे मार्क टेस्ट इसमें अवेलेबल होंगे, तो उसी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगला अगर हम बात करें तो चरण पादुका कैंपेन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चरण पादुका कैंपेन अभी हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया? चरण पादुका कैंपेन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके पहले कोविड-19 जैसी स्थिति में बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं, वो अपने घरों में पैदल रंगे पाँव जा रहे हैं। जैसे उनके पैरों में काफ़ी छाले निकल आते और दर्द का अनुभूति होती है, तो इसी दर्द को बांटने के लिए, दर्द को कम करने के लिए प्रवासी मजदूरों को जूता व चप्पल उपलब्ध करवाया जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर खोले गए, अधिकांश की जिम्मेदारी पुलिस ने अपने हाथों हाथ लिया है। पुलिस के माध्यम से ये काम किया जा रहा है। तो इसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने चरण पादुका कैंपेन शुरू किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर पीछे अन्य करंट अफेयर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश वह राज्य है जिसने कई अन्य पहले शुरू की जीवन अमृत योजना शुरू करने वाला मध्य प्रदेश राज्य है। जीवन शक्ति योजना शुरू करने वाला मध्य प्रदेश राज्य है। तो जीवन अमृत योजना में जो आपका काली चाय होती है जिसे काढ़ा कहा जाता, इसमें कोविड-19 से निपटने के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए घर घर जाके यानी एक आपका काढ़ा बनाने का इंतजाम उपलब्ध कराया जाता है। तो इसी को जीवन अमृत योजना कहा गया। जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई, करंट में रही है। तो जीवन शक्ति में महिलाओं के द्वारा मास्क बनाया जाएगा, उसे 11 रुपये प्रति मास्क 11 रुपये के हिसाब से उपलब्ध कराया जाएगा। अगर अन्य करंट अफेयर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही टॉप पेरेंट बच्चों में एजुकेशन किसी प्रकार का बाधित ना हो उसके लिए टॉप पेरेंट मोबाइल ऐप भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो मध्य प्रदेश सरकार की कुछ इम्पोर्टेंट क्या रही है, पहले रही हैं कोविड-19 से निपटने के लिए। अन्य अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में हमने नेशनल पार्क 10 बताए थे बाई मैप और उसको बताया था। एक बार फिर से आपको आज रिवाइज करा देते हैं। तो आइए देखिए, तो मध्य प्रदेश का पहले मैप बना लेते हैं। ये आपका रहा, मध्य प्रदेश का मैप कुछ इस प्रकार है। ये भिंड वाला क्षेत्र है। तो सबसे पहले हमने कहा था कि मध्य प्रदेश में आपका संजय नेशनल पार्क यहाँ है सीधी ज़िले में। तो आपका कौन है? संजय आपका नेशनल पार्क सीधी ज़िले में। संजय के बाद फिर आपका अगला बताए थे, इसी के नीचे उतर के आइए तो यहाँ एक नेशनल पार्क है
तो हमने कहा था कि पहला नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, सीधी जिले में संजय नेशनल पार्क है। सीधी जिले में संजय नेशनल पार्क है। फिर दूसरा कहा था यहीं पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। संजय बांधो हमने कहा था, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ध्यान दीजिएगा, उमरिया जिले में है, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। फिर अगला कहा था कि बांधो के बाद आपका कौन, तो हमने कहा था संजय, और संजय के बाद आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क। फिर अगला जो नेशनल पार्क यहीं बताया था, फासिल नेशनल पार्क आपको बताए थे, फासो, तो यहाँ फासिल नेशनल पार्क है। और फासिल नेशनल पार्क आपका कहाँ है, तो हमने कहा था ये मध्य प्रदेश के इसी बांधवगढ़ नेशनल पार्क के नीचे है मांडला, ये मध्य प्रदेश के मांडला जिले में है। फिर इसी के नीचे हमने कहा था यहाँ पर आपका कौन है, कान्हा आपका नेशनल पार्क है। तो ध्यान दीजिएगा, कान्हा पूछा जा सकता, और कान्हा नेशनल पार्क 2 जिलों में फैला है। एक हमने आपको बताया था जो कान्हा नेशनल पार्क है या मध्य प्रदेश के, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के बालाघाट व मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है, बालाघाट जिले में है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बालाघाट जिले में आपका कौन है, तो हमने कहा कान्हा। और कान्हा नेशनल पार्क में ही बताया था कि इसका भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसे एज ए मास्कट आपका चुना गया है, और मास्कट भूर सिंह बारासिंघा है। भूर सिंह बारासिंघा को एज ए मास्कट, ये पहला भारत का नेशनल पार्क है जिसने भूर सिंह बारासिंघा को अपना मस्कट या शुभंकर के रूप में चुना है। हमने कहा था एक कान्हा वही नेशनल पार्क है जहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था। रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा उपन्यास लिखा गया था जिसका पात्र कौन है, मोगली। द जंगल बुक, आप जानते हो, द जंगल बुक नामक उपन्यास रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा यहीं पर लिखा जाता है। इसका प्रमुख पात्र आपका मोगली होता है। आगे हम बात करें तो ये मांडला बालाघाट 2 जिलों में आपका कौन है, तो मांडला बालाघाट में आपका कान्हा है। आगे आते हैं तो यहाँ हमने कहा था एक ऊपर और नीचे, तो नीचे हमने कहा था ये पेंच, ध्यान दीजिएगा, ये पेंच नेशनल पार्क है। और पेंच नेशनल पार्क के मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। ऊपर हमने कहा था जो ये पेज के सामने, पेज मान लीजिए पन्ना, इसका हिंदी पन्ना होता, तो पन्ना ऊपर है, इसी के जस्ट सामने उत्तर में, और पन्ना, ये पन्ना व छतरपुर नामक जिलों में स्थित है। यहाँ एक कहानी बताए थे। फिर आपको इसी के आगे बताया था यहाँ सतपुरा नेशनल पार्क है, और सतपुरा मध्य प्रदेश का कौन, होशंगाबाद जिले में है। किस जिले में है, होशंगाबाद जिले में सतपुरा नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर यहाँ आपका वन विहार बताए थे, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल नामक शहर में कौन सा है, तो हमने कहा था वन विहार नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है। इसके अलावा यहाँ एक ज़िला है शिवपुर जिले में भी एक आपका नेशनल पार्क है। इसके अलावा डायनासोर नेशनल पार्क एक धार जिला है मध्य प्रदेश के, तो वहाँ पर है। तो कितने हो गए, 1 2 3 और आपका ये 4 5 6 7 8 9 और एक आपका धार वाला डायनासोर। तो इस प्रकार टोटल 10 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अन्य कई बातों की बात किया था, तो आप पीछे की वीडियो को आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, याद कीजिए क्या क्या डिस्कस किए थे। आइए आगे देखते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट था ये अंडमान निकोबार को लेकर के था, और यहाँ पिनंगा अंडमानेंसिस नामक एक स्पीसीज की खोज की गई है। तो जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पिनंगा अंडमानेंसिस जो ये स्पीसीज है एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी इसको कहते हैं अति संकटापन्न की स्थिति में है। और ये पाम माने खजूर होता, एक खजूर की प्रजाति है जो इंडेमिक स्थानिक है, यही अंडमान निकोबार में पाई जाती है। और इसका नामकरण जो रखा गया वो पेनांग मलेशिया का नाम पहले हुआ करता था, उसी मलेशिया के नाम पर इसका पेनांग रखा गया है।
अन्य बात करें तो यहाँ 6000, ये कहाँ 6000 मीटर की ऊंचाई पर एक नेशनल पार्क है, इसी को माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहा जाता है। तो 6000 नहीं 600 मीटर की ऊंचाई पर माउंट हैरियट नेशनल पार्क के आसपास इसका यानी डेवलपमेंट होता है, इसको पैदा किया जाता है। अब बात आई अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार हम भारत के मैप से समझ लेते हैं, भारत है तो यहाँ छोटे छोटे द्वीप है, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल में इन्हीं को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कलकत्ता जो हमारा न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसी के अंतर्गत उसी के क्षेत्राधिकार में आता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये कहाँ के, तो कलकत्ता के क्षेत्राधिकार में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी राजधानी की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। अगर यहाँ बात करें टोटल 572 द्वीपों को मिला करके अंडमान निकोबार बना हुआ है, और जिनमें रहने योग्य कितने हैं, तो 37 हैबिटेबल यानी वास योग्य यहाँ पर द्वीप हैं। अन्य बातों की बात करें तो यहाँ मैमल स्तनधारी किसे अपनाया गया, तो डुंगोंग या इसी को सूस कहा जाता, एक प्रकार की स्तनधारी होता है, मछली होती है जो स्तनधारी होती है। 2004 में यहाँ पर स्तनधारी के रूप में डुंगोंग को अपनाया गया। और पक्षी की बात करें तो अंडमान वुड पिजन इसी को कहा जाता, और इसे 2004 में अपनाया गया। फूल की बात करें तो पिनमा 2014 में, तो 4 को एक और लगा दीजिए, तो 2014 में पिनमा नामक फ्लावर को यहाँ पर अपनाया गया। अगर वृक्ष की बात करें तो वृक्ष को अंडमान पेडॉक को अपनाया गया, अंडमान पेडॉक को 2004 में अपनाया गया है। अगर हम यहाँ अंडमान निकोबार बताए हैं तो अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे किस नाम से जाना जाता, तो इसी को बैरन सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता, वोल्केनो, जिसका इरप्शन यानी 2017 में हुआ था। इसके पहले 1990 के दशक में हुआ था। तो जब 2017 में आपका फिर से इरप्शन यानी उद्गार हुआ, तो आईएएस ने क्वेश्चन पूछा, आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम क्वेश्चन भी आपका डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि अंडमान और निकोबार आखिरकार किस प्रकार विभाजित है। तो यहाँ देखिए अंडमान निकोबार ये आपका द्वीपों का समूह, कई प्रकार के द्वीप हैं, द्वीपों को मिला करके बना हुआ। तो इसमें अंडमान के कई भागों में बांटा गया और निकोबार को कई भागों में बांटा गया। तो अंडमान के द्वीप देखिए, तो अंडमान में आपका उत्तर अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिण अंडमान है और लिटिल अंडमान है। तो ये आपके अंडमान के द्वीप हो गए। निकोबार में जाओगे तो ये आपका कार निकोबार है, इसके बाद ये आपका एक है, इसी को लिटिल निकोबार कहा जाता। और सबसे तीसरा आपका निकोबार में 3 है, ग्रेट निकोबार हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंडमान 4 हैं, उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान। सबसे नीचे लिटिल अंडमान है, ध्यान रखिएगा, सबसे नीचे लिटिल अंडमान है, और उसी के बाद कार निकोबार शुरू होता, फिर आपका लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। यहाँ मध्य निकोबार नहीं, ध्यान रखिएगा। तो उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान। तो आपका दक्षिण अंडमान, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अंडमान व लिटिल अंडमान को यानी जो एक छोटा जल विभाजक क्षेत्र इसको अलग करता, इसी को डंकन पैसेज के नाम से जाना जाता। तो पूछा जाए डंकन पैसेज किसको अलग करता है, तो ये आपका डंकन पैसेज लिटिल अंडमान व दक्षिण अंडमान को अलग करता है। इसके बाद अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला एक चैनल है, इसी चैनल को 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता। कितने डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए अंडमान निकोबार से किससे अलग होता है, तो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। अगर और हम डीप में जाएं तो अब हमने कहा कि अंडमान का सबसे दक्षिण बिंदु कौन है, लिटिल अंडमान है, और निकोबार का सबसे उत्तर द्वीप क्या कहलाता, कार निकोबार। तो आपका डिटेल में आपका डीप क्वेश्चन पूछा जाना हुआ तो अंदर डीपली क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता, ये वाला आप देख लीजिए। इसके बाद आपका आइए अगर हम अन्य बातों की बात करें तो सबसे पास आपका अन्य देश इधर कौन है, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, और सुमात्रा द्वीप का ही एक आपका असेह नामक आपका
यहाँ बिंदु है जो कि अंडमान निकोबार के सबसे नज़दीक है और यह अंडमान निकोबार से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी अंडमान निकोबार का जो अंडमान निकोबार है यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तर में है और उत्तर में 150 किलोमीटर की दूरी पर है। और यही क्वेश्चन 2017 के IAS प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो क्वेश्चन भी बहुत सिंपल पूछे जाते हैं। मैप में अगर हम नज़र रखें तो बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते। अब भारत का आप ध्यान देते हो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट ये आपका देखिए ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट आपका स्थित है। अगर हम बात करें ऊपर वाले यहाँ आपका म्यांमार थाईलैंड है। तो म्यांमार थाईलैंड ये किससे अलग होते हैं? तो अंडमान सागर यहाँ पर ये बना हुआ अंडमान सागर है। अंडमान सागर के माध्यम से ये आपके म्यांमार व थाईलैंड अंडमान निकोबार से पृथक होते हैं, अलग होते हैं। तो ये कहानी थी अंडमान निकोबार की। आगे आइए तो ये अन्य बात करें करंट की तो 2018 में हमारे मोदी साहब, प्रधानमंत्री मोदी साहब अंडमान निकोबार की यात्रा पर गए और कुछ द्वीपों के नाम इन्होंने परिवर्तित किया था उसका। तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके CAPF हुआ था, CDS हुआ था, तो वहाँ पूछे गए थे। रास द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया। उन्हीं के नाम पर सारे द्वीप रखे गए, का नाम परिवर्तित किया गया। तो रास द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस किया गया। नील द्वीप का नाम परिवर्तित करके शहीद द्वीप किया गया। हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित करके स्वराज द्वीप किया गया। तो ध्यान रहे रास द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। नील द्वीप का नाम परिवर्तित करके शहीद द्वीप कर दिया गया। हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित करके स्वराज द्वीप किया गया था। स्वराज द्वीप किया गया था। तो ये नाम आपके क्या किए गए थे? परिवर्तित किए गए थे। अब जरा ये मैप में देख लीजिए, ये आपका अंडमान निकोबार वाला ये क्षेत्र है। अगर हम बात करें तो यहाँ आपका चेन्नई सबसे पास है, उससे दूरी पर आपका विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश है। और दूरी की बात करें तो इधर आपका उससे अधिक दूरी पर 1255 किलोमीटर के आसपास कोलकाता है। कोलकाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका जो प्रशासनिक आपका क्षेत्राधिकार, न्यायिक क्षेत्राधिकार है, चेन्नई के अंतर्गत नहीं आता बल्कि वो कोलकाता के अंतर्गत आता है। हुगली की बात करें तो हुगली का जो आपका यहाँ से दूरी सबसे कम है। अगला हम बात करें तो ये आपका डुंगोंग है जो स्तनधारी है। ध्यान दीजिएगा ये आपका डुंगोंग, और डुंगोंग से क्वेश्चन भी IAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो डुंगोंग ध्यान रखिएगा ये स्तनधारी है, स्तनधारी है। इसके अलावा अगला ये आपका जो ये पक्षी दिख रहा ये कठफोरवा या इसी को वुड पिजन के नाम से, अंडमान वुड पिजन के नाम से जाना जाता, यहाँ का स्टेट बर्ड है। तो ये आपका वुड पिजन है, अंडमान वुड पिजन आपका है। अगला देखिए फूल आपको दिख रहा होगा, तो ये आपका फूल है यहाँ का जो पीछे नाम आपको बताए हैं। और ये आपका वृक्ष पेडॉक, अंडमान पेडॉक करके है। ये कौन है? अंडमान। ये आपका देखिए विचित्र टाइप का आपका ट्री लग रहा होगा, लेकिन ये अंडमान पेडॉन है। और पिनमा, पिनमा बताए थे, ये पिनमा ये फूल, अभी नाम नहीं बताए थे, पीछे बताए थे। ये यहाँ अंडमान पिनमा का फूल है। तो यहाँ का स्टेट फ्लावर के रूप में इसे अडॉप्ट किया गया है। तो अब यहाँ की कुछ जानकारी हो गई। इसके बाद अगला देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहा है। तो आइए देखते हैं। अगला जम्मू कश्मीर में आपने देखा 31 अक्टूबर 2019 से उसे भारत का एक यूटीज केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो इसी के संदर्भ में अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 जारी किए गए। यहाँ यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया गया, किसे? जम्मू कश्मीर का आदिवासी नागरिक माना जाएगा या आदिवासी व्यक्ति माना जाएगा। इसके लिए जम्मू कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 को जारी कर दिया गया। इसमें क्या क्या प्रोविज़न किए गए उसको हम देख लेते। तो ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति अगर 15 वर्ष से जम्मू कश्मीर में रह रहा है या 7 वर्ष से कोई अध्ययन कर रहा है, यानी वहाँ पढ़ने गया है और 10वीं या 12वीं की परीक्षा में शामिल हुआ है, तो उसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए वो अप्लाई कर सकता। और 7 दिन, ध्यान दीजिएगा, 15 दिन के अंदर हर हालत में आपको
डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपका 15 दिन में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो इसके लिए अपीली प्राधिकरण की स्थापना की गई है। आप उसे यानी अपील करोगे अपीलेट अथॉरिटी के पास, और उस 7 दिन में क्या करेगा, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया जांच पड़ताल करेगा, वो आपका कारण बताएगा। अगर अवैध रूप से डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू करने वाला जो अथॉरिटी थी, अगर उसने इश्यू नहीं की तो उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर एपेलाइट अथॉरिटी 7 दिन के अंदर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं देता है तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, और यह 50,000 रुपये आपके जो अपेलाइट अथॉरिटी होगी उस पर जो पदस्थापित व्यक्ति होगा उसकी सैलरी से काटा जाएगा। तो ये आपका प्रोविज़न किया गया है। अगला यूएसए, बाकी अन्य चीज़ें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में डिटेल में पीछे के करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस कर दिए हैं। पूरा आप रिपीट करेंगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो ये यूएसए के विदेश मंत्री, ध्यान दीजिएगा, यूएसए के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की अभी हाल ही में इजराइल की यात्रा हुई, और यहाँ के प्रधानमंत्री जो बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की गई, वार्ता की गई, और वार्ता किस संदर्भ में हुई तो वेस्ट बैंक के अधिग्रहण को लेकर के वार्ता हुई है। अगर कुछ हम बैकग्राउंड समझ ले यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका रहा ये यहाँ पर है आपका वेस्ट बैंक इजराइल, ये है आपका वेस्ट बैंक। कल के वीडियो में हमने इसको डिटेल में इजराइल को डिस्कस किया था। सबसे ऊपर आपका कौन है, इजराइल के, ध्यान दीजिएगा। इधर आपका सीरिया है, सीरिया के बगल ये जॉर्डन है, और जॉर्डन के बाद यहाँ एक नदी बहती है जॉर्डन। चूँकि जॉर्डन के पश्चिम बैंक पर स्थित है इसीलिए इसे वेस्ट बैंक कहा जाता। इसी वेस्ट बैंक के अधिग्रहण को लेकर के अभी चर्चा हुई। यहीं पर आपका फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के अंतर्गत फिलिस्तीन अपना एक कब्जा करता। इसके संबंध में इजराइल व अरब विश्व के बीच 1948 में युद्ध हुआ जिसमें फिलिस्तीनी जीते थे, और ये आपका किस पे कब्जा कर लिए, वेस्ट बैंक, यानी वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में ले लिए थे और फिलिस्तीन नामक राज्य की स्थापना करते। लेकिन 1967 में फिर से आपका युद्ध होता, इसमें इजराइल के द्वारा अरब यानी राज्यों को हरा दिया जाता, और इसी के साथ वह वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में ले लेता है। तो इसी को लेकर के फिर से आपका ये चर्चा बना हुआ है, फिर से चर्चा बना हुआ। तो आप देखोगे इजराइल के उत्तर में लेबनान है, लेबनान के बगल आपका यहाँ सीरिया है, इसके बगल ये आपका कौन है, तो हमने कहा था ये आपका जॉर्डन है। यहाँ लाल सागर है, इधर आपका भूमध्य सागर है, और इधर आपका मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप है, और सिनाई व गाजा पट्टी है। सीरिया व लेबनान के बीच ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर एक चर्चा में रहती है गोलन हाइट, एक हिल है उसी को गोलन हाइट कहा जाता। तो गोलन हाइट से भी क्वेश्चन IAS में पूछा जा चुका है। तो ये आपका भी चर्चा हुई है। तो ये क्षेत्र आपके लिए मैप की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट हो गया। हाल ही में एक आपका बर्थडे मनाया गया रस्किन बॉन्ड साहब का। तो रस्किन बॉन्ड जब भी आपका उनका बर्थडे होता है तो कोई ना कोई नई बुक जरूर लॉन्च करते। तो इस बार भी रस्किन बॉन्ड की एक बुक आई है जो उनकी यात्रा से संबंधित है। वो ट्रेन से यात्रा किए, उसी यादगार को इस बुक में समाहित किए हैं, और बुक का नाम है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन, ध्यान दीजिएगा, बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। यहाँ बोट नाव के से यात्रा किए उसका भी साहसिक कार्यों को बताया है, ट्रेन्स का और प्लेन्स से। तो होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट, ट्रेन एंड प्लेन से बुक पूछी जा सकती रस्किन बॉन्ड की है। अगला न्यूज में क्या था, इटालियन जल विद्युत परियोजना को लेकर के था। तो ये आपका काम का है, और चूंकि इस पर अभी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जब ये एक जल विद्युत परियोजना से यहाँ का जैव विविधता को काफ़ी नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि इटालियन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही, तो इसे अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ स्थापित किया जा रहा, तो इसे अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। कौन, इटालियन जल विद्युत परियोजना को कहाँ स्थापित किया जा रहा, अरुणाचल प्रदेश में, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 3097 मेगावाट, 3097 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। यह अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में दिबांग नदी पर ही बनाई जा रही है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा, क्योंकि इससे
यानी वन्य जीव तथा वनों दोनों को काफ़ी क्षति पहुंचने वाली है। तो इसलिए ये आपका इटालियन जल विद्युत परियोजना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला देखिए, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे आपका हर साल 17 मई को मनाया जाता। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस इसी को कहा जाता। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई। तो 2020 की हम थीम समझ लेते हैं, थीम क्या रही है। तो थीम रही है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट लाइव लॉन्गर, यानी मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट लाइव लॉन्गर इस बार की थीम रही है। आगे देखते हैं, अगला जो न्यूज में रहा इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट को लेकर के आपका न्यूज रहा है। तो समझ लेते हैं, इसकी स्थापना 1950 में की जाती है और इसके माध्यम से भी इसके मीडिया पर्सन, NGO व अंतर सरकारी व सरकारी सभी प्रकार के लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दरवाजे खोले गए हैं। सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो प्रेस के फ्रीडम की बात करता है। और इसमें लगभग वर्तमान समय में 120 से अधिक देश इसमें सदस्य इसमें हो चुके हैं। इसे UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को और यूरोपियन काउंसिल जो है, यूरोपीय परिषद है, उसमें कंसल्टेटिव स्टेटस इसे दिया गया है, परामर्शदात्री निकाय के रूप में इसे दर्जा दिया गया है। अगला जो इसका हेडक्वार्टर्स बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका हेडक्वार्टर्स स्थित है। अगला जो न्यूज में रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये बिसलेरी ध्यान दीजिएगा, बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने टाई अप किया है किसके साथ, ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर है जिससे आप जानते हो जोमेटो। तो जोमेटो के साथ इन्होंने क्या किया, टाई अप किया है बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो बिसलेरी आपका इसकी स्थापना 1969 में की जाती है और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुंबई में है। मुंबई में जल आपूर्ति के लिए, यानी जो बोतल वाला जल होता है, बोतल युक्त जल, उसमें शुद्ध जल के साथ विश्व के विभिन्न भागों में जल की आपूर्ति करती है। जोमेटो की बात करें तो जोमेटो की स्थापना 2000 कब की जाती, 9 में की जाती है। तो 2009 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया जाता है, जोमेटो का हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाता है। डिलीवरी इसका जोमेटो का एक ऐप भी है जिसे डुंजो कहा जाता। तो डुंजो डिलीवरी ऐप के माध्यम से क्या किया जाएगा, जो डोर स्टेप डिलीवरी है बिसलेरी प्रोडक्ट के डोर स्टेप दरवाजे घर घर जा करके और सुरक्षित रूप से डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए ये समझौता किया गया है। तो इसी के साथ आज का ये डिस्कशन आपका समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।